चलें स्टार्ट करें फिर चैप्टर के साथ। ध्यान से देखो, इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन क्या होती है? देखो ध्यान से समझना। कंजम्पशन का मतलब क्या होता था? सी। कंजम्पशन को कैसे दिखाते थे? सी के साथ दिखाते थे। और मैं क्या बोल रहा था कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी हमारी कुछ ना कुछ क्या होती है? कंजम्पशन होती है, जिसको हम क्या बोलते थे? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। अरे इतना तो पता होगा। और उसको हम कैसे किससे रिप्रेजेंट करते थे? इससे, सी और बार से रिप्रेजेंट करते थे किसको? ऑटोनॉमस कंजम्पशन को। तो ध्यान से देखो, द कंजम्पशन फंक्शन कैन बी पुट इन टू पार्ट्स। कंजम्पशन फंक्शन के दो पार्ट्स है। इवन व्हेन द इनकम इज जीरो, जब आपकी इनकम भी जीरो है, देयर इज सम मिनिमम कंजम्पशन नोन एज ऑटोनॉमस कंजम्पशन विच इज ऑलवेज पॉजिटिव। भाई ऑटोनॉमस कंजम्पशन हमेशा पॉजिटिव होगी ना, आप कुछ ना कुछ कंज्यूम करोगे तो इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं जाएगी ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ठीक है। व्हेन इनकम इंक्रीजेस, जब आपकी इनकम इंक्रीज होती है, कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेस, बट द रेट ऑफ इंक्रीज इन कंजम्पशन इज लेस देन द रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम। भाई जितनी आपकी इनकम इंक्रीज होती है उतनी आपकी कंजम्पशन इंक्रीज नहीं होती। ये चीज़ हमने पहले भी देखी थी। 100 से इनकम इंक्रीज हो रही थी, लेकिन कंजम्पशन 80 से इंक्रीज हो रही थी, क्योंकि बाकी का बिचा हुआ 20 रुपीज़ कहाँ पर जा रहा था? सेविंग्स में हो रहा था। तो एमपीसी की बात करते हैं। एमपीसी 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 मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, क्या फॉर्मूला था एमपीसी का? क्या था फॉर्मूला एमपीसी का? चेंज इन कंजम्पशन अपॉन में चेंज इन इनकम, है ना? ट्राइंगल सी अपॉन में ट्राइंगल चेंज इन कंजम्पशन अपॉन में चेंज इन इनकम। तो एमपीसी शोज हाउ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर चेंजेस विद द चेंज इन इनकम। क्या अगर इनकम में चेंज आ रहा है तो उससे कंजम्पशन में कितना चेंज आता था? तो एमपीसी की अगर हम बात करें, एमपीसी चेंज इन कंजम्पशन अपॉन में चेंज इन इनकम, ये इसका फॉर्मूला था, है ना? आगे चलते हैं। द प्रपोर्शन ऑफ कंजम्पशन इज टर्म्ड एज, दिस प्रपोर्शन ऑफ कंजम्पशन इज टर्म्ड एज इंड्यूस्ड कंजम्पशन। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? क्या बोलते हैं इसको? इंड्यूस्ड कंजम्पशन। क्या नाम होता है इसका? इंड्यूस्ड कंजम्पशन। एंड कैन बी एस्टिमेटेड बाय मल्टीप्लाइंग एमपीसी बाय द इनकम। इंड्यूस्ड कंजम्पशन का मतलब क्या है? वो कंजम्पशन जिसमें चेंज आ जाता है विद चेंज इन इनकम। ऑटोनॉमस कंजम्पशन की बात क्या कर रही है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या थी? फिक्स थी। जीरो लेवल ऑफ इनकम है तो भी हम इतना तो कंज्यूम करेंगे। तो जिस कंजम्पशन में चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू द इनकम, उसको क्या बोलते हो आप? इंड्यूस कंजम्पशन। ठीक है। और इसको कैसे? एस्टिमेटेड बाय मल्टीप्लाइंग एमपीसी बाय द इनकम। ध्यान से देखो, अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, एमपीसी इज इक्वल्स टू चेंज इन कंजम्पशन अपॉन में चेंज इन इनकम, तो मेरे को ये निकालनी है। इसको क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड कंजम्पशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंड्यूस्ड कंजम्पशन। कि भाई कंजम्पशन के अंदर चेंज आ रहा है इनकम की वजह से। अब इन दोनों को आपस में क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। तो एम पी सी मल्टीप्लाई बाय इनकम। इनकम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वाई से। इज इक्वल्स टू चेंज इन सी, मतलब कि इंड्यूस्ड कंजम्पशन। ठीक है। अब ध्यान से देखो, फॉर्मूला बन गया आपका। कंजम्पशन फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, कंजम्पशन को किससे रिप्रेजेंट करोगे? कंजम्पशन इज इक्वल्स टू, भाई ऑटोनॉमस कंजम्पशन तो होगी ही होगी। कंजम्पशन इज इक्वल्स टू सी ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ये तो होगा ही होगा। उसके अलावा और क्या होगी? इनकम के वजह से, इनकम के चेंज की वजह से जो कंजम्पशन में चेंज आया। ठीक है। यहाँ पे बी हमने किसको नाम दिया ना? बी हमने नाम दे दिया एमपीसी को। बी हमने किसको नाम दिया? एमपीसी। ध्यान से देखो, ये क्या है हमारा? इंड्यूस्ड कंजम्पशन। क्या है ये हमारा? इंड्यूस्ड कंजम्पशन। चेंज इन एमपीसी को अगर मैं बी बोल दूं तो ये क्या हो जाएगा? बी वाई। और कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला क्या हो गया? कंजम्पशन फंक्शन इज इक्वल्स टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस बी वाई। मतलब जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन है वो तो है ही, प्लस चेंज इन कंजम्पशन जो है इनकम के वजह से। मतलब एक कंजम्पशन तो ऐसी है जो कि होगी ही होगी, उसके अलावा कुछ और भी कंजम्पशन होगी, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होगी? हमारी इनकम, जिसको आपने क्या बोला? इंड्यूस्ड कंजम्पशन। ठीक है। चलो आगे। ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय इनकम। ऑटोनॉमस कंजम्पशन के ऊपर फर्क नहीं पड़ता आपकी इनकम से। वेयर एज इंड्यूस्ड कंजम्पशन इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दैट चेंजेस विद चेंज इन कंजम्पशन। एक्सपेंडिचर चेंज करता है आपकी इनकम करता है। ठीक है, इतना आपको पढ़ना है, बाकी इस चीज़ को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे बात करते हैं। तो ये हमने क्या सीखा था? कंजम्पशन फंक्शन। ये डिराइव कर लिया हमने। कंजम्पशन फंक्शन अगर एग्जाम में लिखने को आए तो आप इसको लिख दोगे। ये फॉर्मूला है आपका कंजम्पशन फंक्शन का। फिर आपका है सेविंग्स फंक्शन। कौन सा फंक्शन? सेविंग्स फंक्शन। अब ये सेविंग्स फंक्शन क्या होता है? देखो, इनकम इज इक्वल्स टू सेविंग्स प्लस कंजम्पशन। यही होता है। या तो आप कुछ पैसे को सेव करोगे या फिर कुछ पैसे को कंज्यूम करोगे। सेविंग्स की अगर हम बात करें तो ये कैसे निकल के आएगा? अगर यहाँ पे कंजम्पशन जाके माइनस हो जाए ना, वाई माइनस सी, ऐसे भी लिख सकता हूँ। सेविंग्स इज इक्वल्स टू जो भी आपकी इनकम है उसमें से कंजम्पशन जो आपने कर दी, बाकी का क्या बच गया आप लोगों की? सेविंग्स। ठीक है। और यहाँ पे सी का मतलब क्या था? देखो, ये ऊपर से निकाला हमने, है ना? सी का मतलब क्या है? ये हमने जो निकाला, देखो
एस इज इक्वल्स टू वाई माइनस, अब सी की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दो। देखो सी की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, इस सी की जगह मैंने किसको लिख रहा हूँ, ये अभी मैंने ऊपर आप लोगों को सिखाया। देखो अब इसमें यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, इसको लिखा प्लस बी वाई, ये लिख दिया मैंने। अब इसको ध्यान से देखो, खोलते हैं, ओपन करते हैं, वाई माइनस ऑटोनॉमस कंजम्पशन माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, है ना, बी वाई हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ से बात करें किसको कॉमन निकाल लेंगे, वाई को कॉमन निकाल सकते हो आप लोग, है ना, वाई को कॉमन निकाल लो तो एस इज इक्वल्स टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन किस में गिवन है, नेगेटिव, माइनस ऑटोनॉमस कंजम्पशन, और प्लस अगर हम बात करें वाई को अगर आप कॉमन निकाल लोगे ना, वाई को अगर आपने कॉमन निकाल लिया तो ये क्या रह जाएगा, वन माइनस बी, वन माइनस बी बच जाएगा। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ से अगर आपने y को कॉमन निकाल लिया इस वाली इक्वेशन से, इस वाली इक्वेशन से अगर आपने किसको कॉमन निकाला, b को कॉमन निकाला ना, तो अंदर क्या बच जाएगा, वन माइनस बी। इसको अच्छे से लिख के दिखाऊं क्या, नहीं समझे, देखो s इज इक्वल्स टू वाई माइनस सी माइनस बी वाई, ठीक है। ध्यान से s इज इक्वल्स टू माइनस, इसको लिख दिया मैंने, किसको लिख दिया मैंने, इसको लिख दिया, है ना, और ये क्या था, प्लस वाई माइनस बी वाई, ये इक्वेशन थी। तो s इज इक्वल्स टू दिस। अब आपने किसको कॉमन निकाल लिया, y को कॉमन निकाल लिया, तो y की जगह क्या रख गया, वन माइनस, ये तो है। अब समझे नहीं समझे, आपने y को क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया, इनकम को आपने कॉमन निकाल लिया, तो ये इसको ये बाहर कर दिया, तो इसकी जगह क्या आ गया, वन माइनस। तो यही चीज़ आपको देखो यहाँ पर गिवन है, कुछ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, लर्न करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये आपका क्या होगा, सेविंग्स का फंक्शन हो जाएगा, ठीक। बस आपको ये थ्योरी छोटी छोटी से फार्मूला पता होना चाहिए कि कंजम्पशन फंक्शन का क्या फार्मूला है, सेविंग फंक्शंस का क्या फार्मूला है, बाकी तो इससे रिलेटेड एमपीसी क्या होता है, एमपीएस क्या होता है, ये तो हमने पढ़ा ही था। और वन माइनस बी का मतलब क्या हो गया, वन माइनस बी का मतलब क्या है, वन माइनस बी, बी क्या था ऊपर हमने क्या लिया था, एमपीसी, तो वन में से अगर एमपीसी माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, चलो आगे। तो ये है आपका कंजम्पशन फंक्शन, ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं डिविएशन ऑफ कंजम्पशन सेविंग्स कर्व फॉर द फ्रॉम द कंजम्पशन कर्व, डिविएशन ऑफ सेविंग्स कर्व, सेविंग्स कर्व हमें निकालना है किससे, कंजम्पशन कर्व से। सिर्फ देखो फिगर के ऊपर फोकस करो, साइड का आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। मैंने कंजम्पशन की फिगर आपको सिखाई थी, इनकम कर्व कहाँ से स्टार्ट होएगा, यहाँ से जीरो से स्टार्ट होगा, क्योंकि इनकम हमारी एक लेवल पे क्या होती है, जीरो, जीरो से इनकम स्टार्ट हुई। और ये क्या है हमारा कंजम्पशन, कंजम्पशन कर्व हमेशा ऊपर से स्टार्ट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, क्या बोलते हैं इसको, ऑटोनॉमस कंजम्पशन कर्व हमेशा ऊपर से स्टार्ट हो। तो ये तो क्या था आपका कंजम्पशन कर्व, ये हमने पहले भी सीखा था। नीचे देखो क्या बना हुआ है, सेविंग्स कर्व, याद है सेविंग्स नीचे से स्टार्ट होती थी बिकॉज डिस सेविंग्स होता था। अगर आप ऑटोनॉमस कंजम्पशन कर रहे हो तो आपका पुराना पैसा यूज हो रहा है, तो ये क्या दिखा रहा था आपका, डिस सेविंग्स नेगेटिव में जा रहा है, और ये ऊपर जाता था, इसको क्या बोलते थे आप, ब्रेक इवन पॉइंट। यहाँ पर क्या होता था, आपकी इनकम किसके बराबर होती थी, आपकी सेविंग्स के बराबर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से ये दोनों इस लाइन यहाँ से खींच के लाए और यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट कर, तो यहाँ पर क्या डिराइव हो गया, यहाँ पर आपका क्या बन गया, यहाँ पे सेविंग्स का बन गया, ठीक है। ये डिटेल में हमने पहले भी पढ़ रखा है, कुछ नहीं है इसके अंदर, साइड का पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ फिगर के ऊपर सिर्फ ध्यान दो। यहाँ पे एक ब्रेक इवन पॉइंट था, ये ब्रेक इवन पॉइंट क्या बता रहा था आपको, क्या दिखा रहा था, जितनी आपकी इनकम है उतनी आपकी क्या है, कंजम्पशन। और ये नीचे क्या बता रहा था, जितनी आपकी इनकम है उतने लेवल की आपने क्या करी है, यहाँ पे सेविंग जीरो है, इस यहाँ पर
सेविंग्स क्या है आपकी जीरो, बिकॉज इस एक्सेस पे सारी चीजें क्या है जीरो, इस लेवल पे आपकी सेविंग्स क्या है जीरो। ठीक है, वहां पे भी क्या था आपका सेविंग्स जीरो थी, क्योंकि जो आपकी इनकम थी उतनी आप कंज्यूम कर रहे थे, तो यहाँ पे भी आपकी सेविंग्स क्या थी जीरो, और इस पॉइंट पे भी आपकी सेविंग्स क्या है दोस्तों जीरो। ठीक है, चलो अब ध्यान से यहाँ पे पढ़ना इन्वेस्टमेंट फंक्शन। समझने पढ़ा है मैम ने ये वाला टॉपिक इन्वेस्टमेंट फंक्शन? अच्छा, इन्वेस्टमेंट फंक्शन देखो, इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होता है? इन्वेस्टमेंट फंक्शंस रेफर्स टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल एसेट। दोस्तों आपने खर्चा करा, क्या परचेज करा है? कैपिटल एसेट परचेज करा है। और हटा वहां से, सीधा होके बैठेंगे। इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एसेट लाइक, अब इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल एसेट। दोस्तों आपने क्या परचेज करा है? पैसे से कैपिटल एसेट परचेज करी, जैसे कि आपने मशीनरी परचेज करी, बिल्डिंग परचेज करी, इक्विपमेंट और रॉ मटेरियल परचेज करा, विच लेड टू इंक्रीज इन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी। ना आपने इकोनॉमी के अंदर मशीन्स परचेज करी, तो इकोनॉमी की क्या इंक्रीज हो रही है? प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है ना, और काम हो पाएगा इंडिया के अंदर। ज़्यादा आपके पास बिल्डिंग्स हो गई, ज़्यादा मशीनरीज हो गई, ज़्यादा रॉ मटेरियल हो पाया, तो उससे प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज होगी। द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज क्लासिफाइड अंडर टू हेड्स। दो हेड्स होता, देखो इन्वेस्टमेंट के दो है, एक है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और एक क्या है आपकी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या होती है? दो तरीके की इन्वेस्टमेंट है। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं? इंड्यूस इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट विच डिपेंड्स ऑन द प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन एंड इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इनकम लेवल। डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इनकम लेवल। अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी क्या होगी? बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। ध्यान से देखो, इस फिगर के ऊपर फोकस करो। या इसने क्या बना रखा है? इन्वेस्टमेंट का कर्व बना रखा है। यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस पे आपकी क्या है? इनकम, और यहाँ पर क्या है आपकी इन्वेस्टमेंट। अगर यहाँ पर आपकी इनकम इंक्रीज होती जा रही है, देखो पहले आपकी इनकम क्या थी? वाई, तो आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी? एम की इन्वेस्टमेंट। अब आपकी इनकम बढ़ गई, इनकम कितनी होगी? Y1 हो गई। तो आप देख रहे हो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? M1 की इन्वेस्टमेंट हो गई। तो अगर आपकी इनकम बढ़ती जा रही है तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। इसको क्या बोलते हो आप? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। जैसे अभी हमने इंड्यूस कंजम्पशन पढ़ा था, उसमें क्या था? अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आपका कंजम्पशन बढ़ रहा है। यहाँ पे इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या है? इनकम बढ़ रही है तो आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रही है। ठीक है, इट इज इनकम इलास्टिक। ये क्या है आपकी? इनकम इलास्टिक। इनकम बढ़ रही है तो उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रही है। इसको आप क्या बोलते हो? इनकम इलास्टिक। इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन इनकम एंड वाइस वर्सा। तो फिगर आप लोग समझे कैसे बनी हुई है फिगर? यहाँ पर एक्स एक्सिस पे आप लोग दिखाओगे इनकम, वाई एक्सिस पे आप क्या दिखा रहे हो? इन्वेस्टमेंट। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे ग्राफ ऊपर जा रहा है और आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती जा रही है। ठीक है, चलो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या थी? चाहे आपकी इनकम कुछ भी हो, कुछ ना कुछ लेवल की आप क्या करोगे? इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या थी? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट विच इज नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज इन द लेवल ऑफ इनकम। आपकी इनकम चाहे जो मर्जी हो, इन्वेस्टमेंट जितनी करनी है उतनी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसको क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एंड इज नॉट इंड्यूस सोनली बाय द प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव की वजह से ऐसा नहीं है कि सर हमें और ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है तो हमने और मशीनरी परचेज करनी, नहीं। आपको यहाँ पर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट कैसी है आपकी? फिक्स्ड। अब ध्यान से देखना यहाँ पे कर्व कैसे बनेगा इन्वेस्टमेंट का। तो वो लोग बोलेंगे आपसे ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कर्व बना के दिखाओ, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का कर्व बना के दिखाओ। बहुत सारे कर्व्स हो चुके हैं, बहुत सारे फॉर्मूलेस हो चुके हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हो चुके हैं, तो ध्यान से रिवाइज कर लो टॉपिक। देखो ध्यान से, आपकी इनकम पहले वाई थी और आपकी इनकम कितनी होगी? Y1। लेकिन बेटा हर पॉइंट पे इन्वेस्टमेंट तो आपकी क्या है ना? सेम। आपकी इनकम चाहे यहाँ पे इंक्रीज हो रही है फिर भी इन्वेस्टमेंट क्या रहेगी आपकी? सेम रहेगी। तो एक ऐसी फिगर बनी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ऐसी फिगर बनी है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये क्या है? इनकम इन इलास्टिक। क्या है? इनकम इन इलास्टिक, मतलब इनकम की वजह से इसके अंदर चेंज नहीं आता है, इसलिए इसको हमने क्या बोला? इन इलास्टिक। और ये फिगर कैसे बनेगी? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, डिफरेंस आ जाता है। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट इज ड्रिवन बाय प्रॉफिट मोटिव। जितना आप इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ज़्यादा आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। जितनी ज़्यादा आप मशीन लगाओगे, जितनी बिल्डिंग परचेज करोगे, जितनी फैक्ट्रीज बनाओगे, तो प्रॉफिट होगा। ये तो ये क्या है? इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट किस चीज़ के लिए? सोशल वेलफेयर के। जितनी ज़रूरी है उतनी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, नेसेसरी सरकार इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही। आगे इनकम इलास्टिसिटी, ये इनकम इलास्टिक है
मतलब इनकम बढ़ेगी तो आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे, और ये अनअफेक्टेड है। इनकम जो मर्जी हो, जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो तो हम करेंगे। इट स्लोप्स अपवर्ड्स, इसमें स्लोप कैसे जा रहा था याद करो, ऐसे जा रहा था ऊपर को। और यहाँ पर अगर हम बात करें इट इज पैरेलल टू सक्सेस, इट इज डन बाय प्राइवेट सेक्टर। देखो प्राइवेट सेक्टर इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट क्या बिल्डिंग्स देखो इनकम बढ़ती जाती है लेकिन बिल्डिंग वैसी बेकार पड़ी हुई, मशीन्स पुरानी हो रखी है, वही चीज़ यूज होती जा रही है, वो लोग पैसे नहीं लगाते। प्राइवेट सेक्टर वाले क्या करते हैं, और चीज़ों को अच्छा करते जाते हैं, अच्छी सर्विसेज देने लग जाते हैं। इट इज जनरली डन बाय द गवर्नमेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट में कौन आ जाएगी, गवर्नमेंट सेक्टर। ध्यान से देख लो एक बार। स्कूल में करवाया था आप लोगों के टॉपिक है मार्किंग नहीं? देखो डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, अब इन्वेस्टमेंट के कुछ डिटर्मिनेंट्स। अकॉर्डिंग टू कीन्स, इन्वेस्ट डिसीजन टू इन्वेस्ट इन अ प्रोजेक्ट डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाएं या ना लगाएं, दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। भाई आप किसी भी चीज़ के अंदर ज़्यादा पैसे लगाते हो, मशीन्स खरीदना, बिल्डिंग खरीदना, करोड़ों की मशीन्स होती है, करोड़ों की बिल्डिंग होती है, ऐसे ही पैसे लगा दोगे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, वो बताओ कौन से खरीद लोगे क्या? नहीं, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। बिल्डिंग मेरे काम की है क्या, ये मशीनरी मेरे काम की है, तो इसके अंदर देखो दो डिसीजन आप, एक तो पता चलेगा आपको मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट से, और एक पता चलेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट से। अब सर ये मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है, देखो ध्यान से। MEI रेफर्स टू द, इसके एक्सपेक्टेड है क्वेश्चन यहाँ से, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट से, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट या डिटर्मिनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट से आपको क्वेश्चन मिलेगा, और टॉपिक भी आसान है, ध्यान से पढ़ लो। MEI रेफर्स टू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम एडिशनल इन्वेस्टमेंट। कुछ पैसा लगाया आपने, एडिशनल इन्वेस्टमेंट मतलब कुछ और पैसा आपने लगाया, उससे कुछ रेट ऑफ रिटर्न मिला। पैसा लगा के कुछ चाहा है ना, पैसा मैं लगाऊं तो मुझे कुछ मिलना भी तो चाहिए, उसको क्या बोलते हो, रेट ऑफ रिटर्न। मैंने बोला अगर मैंने मार्केट में कितने पैसे लगाए, 1 करोड़ रुपए लगाए, 1 करोड़ की बिल्डिंग परचेज करी, अब मैं बोल रहा हूँ कम से कम मुझे उससे 10% का तो रेंट आना चाहिए साल का। साल का 10 लाख रुपए तो मेरे को वो बिल्डिंग कमा के दे कम से कम, उसको क्या बोलते हो आप। MEI रेफर्स टू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम एडिशनल इन्वेस्टमेंट। जो भी आप रिटर्न चाहते हो, 10% चाहते हो, 5% चाहते हो, 15% चाहते हो। अब ये जो MEI है, ये दो फैक्टर से क्या होता है, इफेक्ट होता है। कौन कौन से फैक्टर्स है, सबसे पहला पॉइंट है सप्लाई प्राइस, और एक है प्रोस्पेक्टिव यील्ड। सप्लाई प्राइस और प्रोस्पेक्टिव यील्ड, ध्यान से देखो सप्लाई प्राइस क्या होता है। इट रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ न्यू एसेट ऑफ दैट काइंड। मान लो आपके पास एक पुरानी मशीन थी, आपने उस मशीन को हटाया, नई मशीन लेकर आए 20,000 रुपीज़ की, या चलो एग्जाम्पल के हिसाब से 10,000 रुपीज़ की। तो पुरानी मशीन को हटाने का प्राइस क्या था, 10,000। नई मशीन लेकर आनी पड़ेगी कितने की, 10,000 रुपये का, उसको क्या बोलेंगे, सप्लाई प्राइस। उसको क्या बोलेंगे, सप्लाई प्राइस। मतलब किसी भी चीज़ को आप रिप्लेस कर रहे हो ना, तो रिप्लेस करके आप जो भी प्रोडक्ट लेकर आए उसका प्राइस कितना था, उसको क्या बोलते हो आप, सप्लाई प्राइस। खत्म। आपके पास एक पुराना फ़ोन था, आपने एक नया फ़ोन खरीदा मान लो 20,000 का, तो उसका कॉस्ट क्या थी, नया फ़ोन 20,000 रुपये, वही तो खर्चा हुआ ना आपका। नई जो चीज़ जो लेकर आया उसको क्या बोलेंगे, सप्लाई प्राइस। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से, बहुत सिंपल है। इट रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ न्यू एसेट ऑफ दैट काइंड। मोबाइल लेकर आए, उसी के जैसा एक दूसरा मोबाइल लेकर आए, उसकी कॉस्ट क्या थी। इट इज़ द प्राइस एट विच न्यू कैपिटल एसेट कैन बी सप्लाइड और रिप्लेस्ड। प्राइस एट विच न्यू एसेट इज रिप्लेस, किस प्राइस पे आपने नई चीज को रिप्लेस करा। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ मशीन ऑफ ₹10,000 इज रिप्लेस्ड इन प्लेस ऑफ एन ओल्ड मशीन, तो ओल्ड मशीन को हटा के नई मशीन लेकर आए कितने की, 10,000 रुपए की, तो दोस्तों सप्लाई प्राइस कितना हो जाएगा, 10,000। सप्लाई प्राइस कितना है, 10,000। सिंपल। आगे प्रोस्पेक्टिव यील्ड। प्रोस्पेक्टिव यील्ड का मतलब होता है, यील्ड का मतलब है रिटर्न, कि आप इस 10,000 को लगा के हमें कितना पैसा मिलेगा, ठीक है। इट रेफर्स टू द नेट रिटर्न, इट रेफर्स टू नेट रिटर्न ऑफ ऑल द कॉस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कैपिटल एसेट ओवर इट्स लाइफ टाइम। भाई अब आपने मशीन परचेज करी, कैपिटल एसेट, अभी मशीन आपको क्या करके देगी, कमा के देगी। तो आप देखो मैंने 10,000 की मशीन परचेज करी है, साल का मुझे 1,000 रुपये कमा के दे दी, तो 10,000 रुपये कितने साल में कमा के देगी, 10 साल में। और तुम सोचो 10 साल के बाद वो मशीन ही खराब हो गई, उसकी लाइफ ही 10 साल की थी, तो तुम कुछ कमा पाए। मशीन चले 20 साल, 10 साल में तो उसने अपनी कॉस्ट कवर करी ना, 10 साल में तो उसने वो कमा के दिया जो हमने लगाया था। 10 साल के बाद हमारे पास क्या आएगी, सेविंग्स, पैसा बचेगा फिर उसके बाद। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू नेट रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट से हमें क्या रिटर्न मिलेगा ओवर इट्स लाइफ टाइम।
हर चीज़ की एक लाइफ होती है, मशीन लेकर आए उसके 10 साल की लाइफ, तो 10 साल में मशीन कितना कमा के देगी भाई। आप ऐसे आप सोचोगे ना, मैं 10,000 रुपये लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ किसी चीज़ के ऊपर, ये मेरे को 1 साल में कितना कमा के दे रही है चीज़। मान लो उसमें पता चला ये चीज़ 3,000 रुपये कमा के देगी, तो 10 साल तक कितना कमाएगी, 30,000। तो अच्छी बात है, 10,000 की चीज़ ले लो, 30,000 रुपये करके देगी 10 साल के अंदर, बहुत बढ़िया है। बैंक में पैसे डालेंगे तो 12 साल में डबल होते हैं, यहाँ पे बिजनेस में 10 साल में 3 गुना हो गए, बढ़िया है, खरीद दो। फॉर एग्जाम्पल, इफ द गिवन मशीन इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड, देखो रिसिप्ट ऑफ, ये मशीन आपने जो 10,000 की परचेज करी ना, इसने कितना कमा के दिया आपको, 1,200 रुपये, और उसको चलाने का कितना खर्चा था, 200 रुपये, तो तुम्हारे हाथ में क्या बचा, 1,000 रुपये। भाई 1,200 रुपये उसने कमा के दिया, लेकिन मशीन का चलने का खर्चा कितना था, 200 रुपये, एक्चुअल तुम्हारे हाथ में कितने पैसे आए, 1,000 रुपये। तो इसकी यील्ड क्या निकल के आएगी ना बेटा, ध्यान से देखो, फॉर्मूला क्या है, प्रोस्पेक्टिव यील्ड, जो कमाई आई उसको ऊपर लिखोगे क्योंकि वो छोटा है, और नीचे किसको डिवाइड करोगे, सप्लाई प्राइस, कितने की मशीन आपने परचेज करी थी, रिप्लेस करी थी, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 1,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू में 100, तो आपका मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना आया, 10। एमईआई कितना निकल के आया बेटा, 10,000। एमईआई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोस्पेक्टिव यील्ड, के मतलब कमा के कितना दिया मशीन ने, डिवाइडेड बाय मशीन कितने की थी, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ध्यान से देख लो, 1 मिनट लगाओ, कुछ पूछना है पूछो। थोड़ा सा लैंग्वेज डिफिकल्ट है, पढ़ लो लैंग्वेज को, दोबारा जब पढ़ते हो ना तो समझ में नहीं आता क्या पढ़ाया था सर। चैप्टर कम से कम आपको 3 बार रीड करना पड़ेगा एग्जाम से पहले, परसों वाले नहीं, बोर्ड्स के एग्जाम से पहले। सबका डन, डन। अब मैं बहुत सीरियस हूँ, मैं सच्ची बता रहा हूँ, बहुत टाइम हो गया तुम लोग कोई टेस्ट वेस्ट नहीं देते और सब भूले रहते क्लास के अंदर। पढ़ के दिखा दो मेरे को, अब बहुत फेस्टिवल वेस्टिवल हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट, मार्क्स जब भी आएंगे जब टेस्ट होंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ROI। अब देखो ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तुम खरीदने के लिए मान लो पैसा किसी से लेकर आए, ठीक है, अब देखो आप मशीन 10,000 के लेकर आए, उसने 1,000 रुपीज़ आपको अर्न करके दिया, तो आपका रिटर्न कितना आया, 10%। अब तुम सोचो किसी से पैसे लेकर आए, किसी से पैसे लेकर आए लोन के ऊपर, तो आपने 10,000 की मशीन परचेज की, सामने वाले से आप पैसे लेकर आए 15%, इस पर 15%, मतलब तुम कमा रहे हो 10% और सामने वाले को चुकाना कितना है पैसा, 15%। तो प्रॉफिट है कि लॉस है, लॉस है 5% का। ये जो 15% है उसको क्या बोलते हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। सामने वाले से जिसको भी लोन लेकर आया उसको क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इट रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, बोरोइंग का मतलब क्या होता है, कर्जा लेना, कर्जे लेने की कॉस्ट, कितना महंगा पड़ रहा है, तो बेटा कितने का पड़ रहा था, 15%। तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी फ्रॉम फाइनेंसिंग द इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट को फाइनेंस करने के लिए, मतलब इन्वेस्टमेंट को खरीदने के लिए आपने क्या करा, बोरो करी मनी, उसकी कॉस्ट कितनी थी, 15%। देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन ROI एंड द वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, उल्टा। अगर ROI तुम्हें महंगी मिल रही है, मतलब सामने वाला पैसा दे रहा है महंगी ब्याज पर, तो क्या तुम इन्वेस्टमेंट करोगे, नहीं करेंगे। लेकिन अगर सामने वाला पैसा दे रहा है सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, तो हम उससे पैसे लेके क्या कर देंगे, इन्वेस्टमेंट कर देंगे, इसी बात है। तो इसको क्या बोला हमने, इनवर्स रिलेशनशिप। अब चीज़ें पता है बहुत आसान होती है, लेकिन ये बार बार क्या मांगती है ना, आप लोगों से रिविजन मांग। आगे, एट अ हाई ROI, अगर आपकी ROI ज़्यादा है ना, मतलब सामने वाले से पैसा लिया है तो उसको हमें इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना है, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग विल बी लेस, इन्वेस्टमेंट कम लोगे, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा क्या है, अगर ROI आपकी कम है तो आप इन्वेस्टमेंट क्या करोगे, ज़्यादा। ठीक है, अब हम कंपेयर करेंगे किसको, MEI और ROI को। MEI और ROI को अगर हम देखें, इफ़ MEI इज ग्रेटर देन ROI,
बेटा MEI का मतलब क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। पैसा लगा के अगर हमारे पास ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, मान लो यहाँ पर अगर इंटरेस्ट आ गया आपका 15% और ROI है लेट सपोज आपका 10%, उस सिचुएशन में इन्वेस्टमेंट क्या है आपकी, प्रॉफिटेबल। अगर आपकी MEI मतलब वो ग्रेटर है किससे, ROI, तो आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है, प्रॉफिटेबल। लेकिन अगर आपकी ROI ज़्यादा है किससे, MEI, कमाई से ज़्यादा क्या है, खर्चा, वो क्या है आपका इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिटेबल है क्या अनप्रॉफिटेबल, इट इज़ अनप्रॉफिटेबल। ठीक है, डन, ये चीज़ भी सीख गए। मैम ने आगे ये करवाया था एक्स एंटे एंड पोस्ट, एक्स पोस्ट सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, ये सब हुआ था। समझा देता हूँ फटाफट फटाफट, देख लो कुछ है नहीं इसके अंदर। एक्स एंटे सेविंग्स, एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट और एक्स पोस्ट सेविंग्स और एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है इसके अंदर, देखो। एक्स एंटे सेविंग्स, एक्स एंटे का मतलब सबसे पहले मतलब क्या होता है ना, एक्स एंटे का मतलब क्या होता है, प्लान्ड, डिजायर्ड या फिर इंटेंडेड। मतलब जो चीज़ हम करना चाहते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्स एंटे सेविंग्स। मैं अगले महीने 40,000 रुपये जोड़ना चाहता हूँ, दैट इज एक्स एंटे सेविंग्स। एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट, मैं अगले महीने 20,000 रुपये शेयर मार्केट में लगाना चाहता हूँ, दैट इज एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट। प्लान कर रहा हूँ, एक्चुअल में अभी हुआ नहीं है। तो एक्स एंटे सेविंग्स रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ सेविंग्स विच हाउस होल्ड्स प्लान टू सेव, प्लान टू सेव, प्लान कर रहे हैं कौन, हाउस होल्ड सेविंग करने के लिए एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम द इकोनॉमी, उसको क्या बोलते हो आप, एक्स एंटे सेविंग्स। सिर्फ आपको क्या लर्न करनी है, डेफिनेशन लर्न करनी है, एक नंबर की बाई चांस अगर आ गई तो। इन अदर वर्ड्स एक्स एंटे सेविंग्स रेफर्स टू प्लान सेविंग्स ऑफ एन इकोनॉमी एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। अमाउंट ऑफ एक्स एंटे और प्लान सेविंग इज गिवन बाय द सेविंग फंक्शन। तो सेविंग फंक्शन अभी आप लोगों को समझाया था, सेविंग फंक्शन करवाया था नहीं करवाया था, है ना। चलो, तो बेसिकली आपको सिर्फ क्या करना है ना, ये एक नंबर की डेफिनेशन के लिए लर्न कर लेना एक्स एंटे सेविंग्स। आगे इक्विलिब्रियम कब होता है, जब सेविंग्स इसके बराबर हो जाएगी, व्हेन एक्स एंटे सेविंग्स इज इक्वल्स टू एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट। तो इक्विलिब्रियम अकर्स व्हेन सेविंग्स इसके बराबर है आपकी इन्वेस्टमेंट के बराबर। इन एन इकोनॉमी इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड व्हेन प्लान्ड सेविंग्स इज इक्वल्स टू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। However, both these concepts are equal only at equilibrium level of income. इतनी इनकम भी तो होनी चाहिए ना, जितनी आप सेविंग्स करना चाहते हो, जितनी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, उसके बराबर आपकी इनकम होनी चाहिए। इनकम अगर उससे कम होगी तो सेविंग्स ज़्यादा कर लोगे क्या, इनकम तुम्हारी है 100 रुपये, सेविंग्स 110 की कर लोगे, नहीं। 100 की इनकम है तो 100 की इन्वेस्टमेंट कर सकते, 100 की इनकम है तो 100 की सेविंग्स कर सकते, ठीक है। लेकिन सर कुछ ना कुछ कंज्यूम भी तो करना पड़ेगा ना कुछ कंज्यूम तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब ये कह रहा है कि कम से कम उतनी इनकम तो होनी चाहिए। हालांकि हमको तो उससे ज़्यादा चाहिए, ऐसा नहीं कि इनकम आपकी कम जा रही है और आप सेविंग ज़्यादा कर रहे हो। इट हैपन्स बिकॉज ऑफ 3 रीजन। देखो, जनरली सेविंग इज डन बाय हाउस होल्ड्स एंड इन्वेस्टमेंट कौन करता है, कंपनीज, फर्म्स। सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स आर डिफरेंट पीपल विद डिफरेंट प्रायोरिटीज। भाई हाउस होल्ड वाले की एक अलग नज़रिया होता है सेविंग्स का, फर्म्स का एक अलग माइंडसेट होता है, इनके अलग अलग क्या होती है दोस्तों, प्रायोरिटीज होती है। अब यहाँ पे सेविंग्स की बात करें, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आप किसके अंदर करते हो और सेविंग्स कौन करता है, सेविंग्स में आ रहा है यहाँ पर हाउस होल्ड और इन्वेस्टमेंट में कौन आ रही है यहाँ पे, फर्म। जितना ये प्लान कर रहे हो उतना फर्म्स भी सोचो उसी हिसाब से। अगर दोनों की थिंकिंग अगर सेम हो जाएगी तो एक्स एंटे सेविंग्स इज इक्वल्स टू एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट रहेगा, लेकिन इन दोनों का माइंडसेट क्या होता है, अलग अलग। सेविंग्स इज मेड इन स्मॉल अमाउंट एंड इन्वेस्टमेंट इज मेड इन बिग अमाउंट। अब जो कंपनीज इन्वेस्टमेंट करते हैं, बड़ी बड़ी मशीन परचेज करी, बिल्डिंग परचेज करी, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट एक बार में, हम थोड़ी ना 1 करोड़ रुपए महीने का जोड़ लेते हैं, नहीं। हमारी सेविंग्स कितनी छोटी मोटी हज़ारों रुपए में सेविंग्स होती है। सेविंग्स इज मेड फॉर मीटिंग फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट्स और कंटीजेंसीज। सेविंग्स इसलिए करते हो, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। कंटीजेंसीज का मतलब कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है, प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उस चीज़ के लिए आज ही हम पैसे जोड़ के चलते हैं। वेयर एज इन्वेस्टमेंट क्यों करी जा रही है, प्रॉफिट मोटिव के लिए, कि फ्यूचर में बिल्डिंग या मशीन मेरे को क्या करके देगी, कमा के। ठीक है, चलो आगे। एक्सपोस्ट सेविंग्स और एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एक्सपोस्ट सेविंग्स और एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, देखो। अब यहाँ पर क्या है, आपने सेविंग्स कर ली, रियलाइज्ड सेविंग। एक्स एंटे क्या था, अभी आपने सेविंग नहीं करी, आप प्लान कर रहे हो। और पोस्ट क्या हो गया ना, पोस्ट क्या होता है, बाद में, ठीक है। एग्जाम हमारे पोस्टपोन्ड हो गए, बाद में हो गए, ठीक है। तो पोस्ट, एक्स पोस्ट सेविंग्स रेफर्स टू एक्चुअल और रियलाइज सेविंग्स इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द ईयर। जितना आपने सेविंग सोची उतनी आपने सेविंग कर ली, तो क्या बोलते हो, एक्स पोस्ट। एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द रियलाइज्ड और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द ईयर। वहाँ पे क्या था, प्लान प्लान। एक्स एंटे में क्या था, प्लान प्लान। और एक्स पोस्ट में क्या है, जो एक्चुअल में आपने इन्वेस्टमेंट करनी थी वो कर दी, जितनी सेविंग्स करनी थी वो आपने कर दी, ठीक है। डन, इतना सही पढ़ना था हमें।
इसके अंदर अब आगे आ जाते हैं कुछ एम्प्लॉयमेंट वाले टॉपिक के ऊपर, फुल एम्प्लॉयमेंट और इनवॉलेंटरली अनएम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि सामने वाला बंदा काम पे लगा हुआ है कि बेरोजगार है? काम पे लगा हुआ है, काम करता है वो, है ना। चलो, फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू सिचुएशन इन विच ऑल द पीपल हु आर विलिंग, इसका मतलब एंड, हाँ, जो चाहता है, एंड एबल टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट गेट वर्क विदाउट एनी अनड्यू डिफिकल्ट। एक बंदा है के नाम का, अब वो काम करना नहीं चाहता, ठीक है, और वो क्या बोलता है कि भाई मेरे को तो जॉब मिल नहीं रही, तो क्या हम उसको उसमें लेंगे क्या, अनएम्प्लॉयमेंट में लेंगे क्या? काम ही नहीं करना चाहता। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? सामने वाला बंदा काम करना चाहता था लेकिन उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, दैट इज नोन एज अनएम्प्लॉयमेंट। एक बंदा है जो काम ही नहीं करना चाहता, फिर वो बोले मेरे को पास जॉब नहीं मिल रही, तो वो क्या है? वो क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, ठीक है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू सिचुएशन इन विच ऑल द पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क, जो काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक भी है, विद द एग्जिस्टिंग वेज रेट। सामने वाले से पूछा भाई 100 रुपये दिन का मिलेगा, काम करना चाहता है, उसने बोला करना चाहता हूँ, करेगा, हाँ जी, उसको काम मिल गया विदाउट एनी अनड्यू डिफिकल्टी, विदाउट डिफिकल्टी के उसको क्या बोलेंगे हम? फुल एम्प्लॉयमेंट। तो चीज़ें ध्यान से रखना, सिर्फ एक ये डेफिनेशन को लर्न कर लेना बहुत है। फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स दैट देयर इज नो अनएम्प्लॉयमेंट, कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, दैट इज एवरीवन गेट्स द वर्क, इट मीन्स डिमांड फॉर द लेबर इज इक्वल्स टू सप्लाई, जितने लोगों की जरूरत है उतने बंदे हमें मिल गए। अब बात करते हैं भाई, अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट देयर आर टू टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के अंदर दो तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट है, ध्यान से देखो। एक होती है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और एक क्या है? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये दोनों में क्या, देखो बेटा, फुल एम्प्लॉयमेंट के अंदर दो तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट। तो एक है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, इट रेफर्स टू टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट विच एग्जिस्ट ड्यूरिंग द पीरियड वेयर इन वर्कर्स लीव वन जॉब एंड ज्वाइन। मतलब आपने एक कंपनी छोड़ी, कंपनी ये छोड़ी, कंपनी बी में आप ज्वाइन करने वाले हो, तो मान लो बीच में 10-15 दिन का गैप है, अब आप उस टाइम काम नहीं कर रहे, तो हम क्या ये बोल देंगे बच्चा अनएम्प्लॉयड है? नहीं, अभी दूसरी कंपनी में ज्वाइन करने का टाइम है, 10-15 दिन हम क्या कर रहे हैं? रिलैक्स कर रहे हैं, क्या बोलते हो? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ओके। एक होगी आपकी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ये क्या होती है? इट रेफर्स टू अनएम्प्लॉयमेंट इन विच पीपल रीगेन अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू मिसमैच बिटवीन अनएम्प्लॉयड पर्सन एंड द डिमांड फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्क। सर ये क्या बोल दिया? इट रेफर्स टू अनएम्प्लॉयमेंट in which people remain unemployed due to mismatch between unemployed person and the demand for the specific type of work। अब कंपनी क्या है, मार्केट के अंदर वर्कर्स की डिमांड तो है, मान लो एक डिमांड है कि हमें एक अकाउंटेंट चाहिए, लेकिन आपके पास अकाउंट्स की डिग्री नहीं है, मतलब अकाउंट्स आपने नहीं पढ़ रखी, आप मान लो साइंस के बच्चे थे, कंपनी के अंदर किसकी जगह खाली थी? अकाउंटेंट की जगह खाली थी। तो यहाँ पर ये क्या है? स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट। कंपनी के स्ट्रक्चर में किस चीज़ की ज़रूरत थी? एक अकाउंटेंट की ज़रूरत थी, लेकिन आप कौन हो? साइंस की डिग्री है मान लो आपके पास, तो अभी आपके लिए जॉब नहीं है, जब साइंस की वैकेंसी आएगी तो जब आपको जॉब पे रख लेंगे। देखो क्या लिखा हुआ, इट रेफर्स टू अनएम्प्लॉयमेंट, पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड। तो साइंस वाला बंदा क्या रह गया? अनएम्प्लॉयड ड्यू टू मिसमैच, क्योंकि मैच क्या चाहिए था ना हमें? अकाउंट्स की जगह खाली थी वहां पर, बिटवीन अनएम्प्लॉयड पर्सन एंड द डिमांड फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्कर। डिमांड किस वर्कर की थी? अकाउंटेंट की थी, तो वहां पे साइंस वाला नहीं बैठेगा। इट इज एसोसिएटेड विद स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी ड्यू टू कंप्यूटराइजेशन, वर्कर्स हु डू नॉट पोजेस इनफ नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर्स विल बी अनएम्प्लॉयड अंटिल दे डू सम कंप्यूटर कोर्स और ट्रेनिंग। या फिर ऐसे सोचो, मान लो कंपनी के अंदर एक एम्प्लॉय काम कर रहे थे, उनको कंप्यूटर की नॉलेज थी नहीं। आज का टाइम कैसा था कि कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, तो कंपनी ने उनको निकाल दिया, बिकॉज आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता। कौन से लोगों को रख लिया? जिनको कंप्यूटर चलाना आता। आपकी स्किल मैच नहीं कर रही थी जॉब के हिसाब से, ठीक है। एक होता है इनवॉलेंटरली अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलेंटरली अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अनएम्प्लॉयमेंट इन विच ऑल दोज पीपल हु आर विलिंग। इनवॉलेंटरली क्या होता है? अपनी मर्जी से, कि अपनी मर्जी, ये मर्जी से होता है कि मर्जी के बिना होता है? मर्जी के बिना। वॉलंटरली क्या होता है? अपनी मर्जी से हम काम करते हैं। इनवॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू, मतलब सामने वाला बंदा खाली नहीं रहना चाहता लेकिन उसको जॉब ही नहीं मिल रही, मतलब ही इज विलिंग टू वर्क बट ही इज नॉट गेटिंग द जॉब, उसको क्या बोलते हैं आप? इनवॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जॉब मिल गई, कंपनी से फोन आ गया, भाई कल से काम करने आ जाइए, उसने कहा अभी नहीं, सोना है, उसको क्या बोलते हैं? वॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या? इनवॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट refers to unemployment in which all those people who are willing and able to work at the existing wage rate do not get work।
काम करना चाहते हैं लेकिन काम नहीं मिला, उसको क्या बोलते हो? इनवॉलंटरली अनएम्प्लॉयड। ठीक है, डन। ये वाला टॉपिक आपका क्या हुआ, फर्स्ट वाला चैप्टर आपका क्या हुआ, फिनिश। लंबा टॉपिक था।